नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मेश करंट एनालिसिस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सर्किट में हम मेश करंट एनालिसिस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या मेथड हो सकता है। मेश करंट एनालिसिस किसी सर्किट में अप्लाई करने के लिए हम सर्किट को 2-3 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं, जिससे हमें अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस सिचुएशन में क्या टेक्निक यूज़ करेंगे मेश करंट एनालिसिस अप्लाई करने के लिए। तो हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जिसमें केवल वोल्टेज सोर्स हो विद वोल्टेज सोर्स ओनली with voltage source only and with current source with current source। अब करंट सोर्स है तो करंट सोर्स में भी हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं कि करंट सोर्स आपका एक कॉमन ब्रांच में कनेक्ट है और फिर एक कनेक्ट है सेपरेट ब्रांच में। सेपरेट ब्रांच में कनेक्ट है। ये 2 सिचुएशन करंट सोर्स में जूम कर लेंगे तो फिर आपकी सारी डीसी सर्किट एनालिसिस इसमें कवर अप हो जाएगी मेश एनालिसिस से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कॉमन ब्रांच और सेपरेट ब्रांच क्या है। हल्का सा एक मैं रिव्यू दे देता हूँ आपको। मान लेते हैं कि आपके पास ये कोई सर्किट है इस टाइप से, ये 3 मेश का सर्किट है। इसमें से ये मेश 1 हो गई, ये मेश 2 हो गई और ये मेश 3 हो गई। ये वाली ब्रांच मेश 1 और मेश 2 में कॉमन है। ये ब्रांच मेश 2 और मेश 3 में कॉमन है। ये ब्रांच केवल मेश 3 से कनेक्टेड है, ये केवल मेश 3 से कनेक्टेड है। ये ब्रांच मेश 2 से कनेक्टेड है और ये ब्रांच मेश 1 से कनेक्टेड है। तो ये जो ब्रांच है इनको हम कॉमन ब्रांच कह रहे हैं और इन ब्रांचेस को हम सेपरेट ब्रांच कह रहे हैं। तो करंट सोर्स अगर कॉमन ब्रांच में कनेक्ट है तब हम कैसे सर्किट सॉल्व करेंगे, अगर करंट सोर्स अगर इस सेपरेट ब्रांच में कनेक्ट है तब हम सर्किट कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम 1 बाय 1 देखेंगे। ये हमने एक एग्जांपल ले लिया है जिसमें कि केवल वोल्टेज सोर्स है। तो ये पहला केस इसमें कवर हो रहा है विद वोल्टेज सोर्स ओनली। तो यहाँ पर इस टाइप से ये 2 मेश का ये सर्किट है। इसमें हम और नंबर ऑफ मेश बढ़ा सकते हैं, चाहे तो हम इधर मेश बढ़ा सकते हैं या इस साइड मेश बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी मेश बढ़ा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मेश बढ़ा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मेश आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि मेश क्या होती है। तो मैं मेश बता दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से कि मेश सर्किट में सबसे छोटा लूप होता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने एक ये लूप लिया, अब इसके अंदर और कोई लूप नहीं है, इस वजह से इसको हम मेश कह सकते हैं। फिर हमने ये मेश सर्किट में कंसीडर करी। अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर और कोई लूप नहीं है, इसलिए ये मेश है। हम इस आउटर लूप लेते हैं, इस आउटर लूप में इसके अंदर 2 लूप हैं, इसलिए इस आउटर लूप को हम मेश नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से आपने एक बार मेश आइडेंटिफाई कर लिया तो जितने भी मेश हैं उनको काउंट करते आप नंबर देते चले जाइए। जैसे कि ये मेश 1 हो गया, ये मेश 2 हो गया। तो अब आपको दूसरे स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में आपने मेश आइडेंटिफाई कर ली, सबको नंबर दे दिया। दूसरे स्टेप में जैसा नंबर उसी हिसाब से करंट मान ली, मेश करंट I1 करंट, इसमें करंट फ्लो रही है I2 करंट। अब आपको KVL इक्वेशन लिखनी है। तो मेश 1 की KVL इक्वेशन लिखें। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, किसी भी एलिमेंट से कर सकते हैं इक्वेशन लिखना स्टार्ट। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप रेजिस्टेंस के साथ लास्ट साइन कंसीडर करते हैं तो जहाँ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है उसी डायरेक्शन में हम KVL अप्लाई कर रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो रेजिस्टेंस के साथ जैसा आप साइन कंसीडर करते हैं वो ऐसा ही हमेशा आएगा। अगर आप फर्स्ट साइन कंसीडर करते हैं तो हमेशा प्लस आएगा, ये क्योंकि उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो रही है, उसी डायरेक्शन में KVL है, तो हमेशा पहला पॉइंट रेजिस्टेंस में प्लस ही रहेगा। और अगर आप लास्ट साइन कंसीडर करते हैं तो हमेशा रेजिस्टेंस के साथ माइनस साइन आएगा। ये इस एनालिसिस में एक बेनिफिट है ये कि आपको रेजिस्टेंस के साथ साइन देखने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं लास्ट साइन कंसीडर करता हूँ इसलिए हमेशा रेजिस्टेंस के साथ लास्ट साइन ही माइनस ही आपको कंसीडर करते चलना है। बैटरी के साथ आपको देखना है कि कैसा बैटरी कनेक्टेड है, उसके हिसाब से लेना है। जैसे हम इस बैटरी में देखें तो लास्ट साइन प्लस है तो हम प्लस लेंगे। अगर आप
फर्स्ट साइन कंसिडर करते हैं तो माइनस ले सकते हैं। तो यहाँ पर +68 -40I1, अब देखिए हमने रेजिस्टेंस के लिए माइनस पहले ही लिख दिया, देन -10I1 माइनस, ये कॉमन ब्रांच है इसलिए इसमें दोनों करंट का इफेक्ट रहेगा, I1 और I2 का इफेक्ट इसमें रहेगा, इसलिए I1 माइनस I2, ये रेजिस्टेंस है -20I1 = 0। तो ये मेष 1 की इक्वेशन हो गई, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 68 -40I1 -10I1 +10I2 -20I1 = 0। तो ये इक्वेशन हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 70 माइनस ये 68 -70I1 और माइनस में प्लस में I2 है आपका 10I2 = 0। तो इसमें हम इसको लिख सकते हैं 70I1 -10I2 = 68। तो हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम मेष 2 के लिए इक्वेशन लिखें। मेष 2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो यही इक्वेशन कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो प्लस आएगा, +8, फिर यहाँ पर आएंगे -30, देखिए रेजिस्टेंस के साथ माइनस, हमने जैसे रेजिस्टेंस देखा माइनस लिख दिया, -30 सेपरेट ब्रांच है I2, इसमें केवल I2 की करंट फ्लो होगी इसलिए I2, ये कॉमन ब्रांच है तो -10I2 -I1। ये चीज़ यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जिस मेश के लिए करंट लिख रहे हैं दैट मेश करंट माइनस द अदर मेश करंट। यहाँ के लिए इक्वेशन लिखी तो कॉमन ब्रांच के लिए I1 -I2, जब इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं तो I2 -I1। इससे हमें बहुत रिलायबिलिटी हो जाती है इक्वेशन लिखने के लिए, हमें ये देखना ही नहीं पड़ता है कि करंट का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बस हम मेश देखते ही इक्वेशन लिखते चले जा रहे हैं। यहाँ पे हमने कहीं कोई करंट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया लेकिन इक्वेशन लिखते चले जा रहे हैं। अब देखिए हमने इस कॉमन ब्रांच में यहाँ लिखा था -10I1 -I2, -10I1 -I2। अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन करके इसको लिखते तो अगर हमने इस केस में इसको लिखा था -10I1 -I2, I1 -I2 मतलब करंट डाउनवर्ड सपोज करके हमने लिखा था -10I1 -I2 यानी प्लस माइनस। तो जब हम दूसरे लूप से इक्वेशन लिखते, दूसरे लूप से जब हम इस तरीके से I2 के लिए इक्वेशन लिखते, I2 के लिए, तो ये प्लस आता, +10I1 -I2। अगर हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन से लिख रहे होते, इसको माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -10I2 -I1। तो बेसिकली ये जो लिखा हुआ है वही ये भी लिखा हुआ है, -10I1 -I2। दूसरे मेश के लिए जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो यही हो जाएगा -10I2 -I1। तो पहले मेश के लिए वही वोल्टेज ड्रॉप ये है, दूसरे मेश के लिए वही वोल्टेज ड्रॉप ये है। तो इस एजम्पशन से हमें इक्वेशन लिखना बहुत ईजी हो जाएगा कि हमेशा I2 डोमिनेटिंग रहेगी, I2 -I1, I2 -I3। अगर और कोई मेश करंट होती तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते थे। अब यहाँ पर -10I2, अब आगे 50 है तो -50I2 = 0। तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा +8 -30I2 -10I2 +10I1 -50I2 = 0। तो हो जाएगा +8, ये हो जाएगा 30, 40I2 हो गया और ये 90I2 हो गया, -90I2 +10I1 = 0। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, I2 के टर्म में ही लिखे, -90I2 +10I1 = -8। तो ये इक्वेशन 2 हो गई। तो हमें दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, तो अब हम इसी में इन्हीं दो लीनियर इक्वेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करना आपको अच्छे से मालूम होगा या आपने 12th लेवल पे अच्छे से किया होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसमें किसी एक में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सपोज़
हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 10 ये I1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इससे 7 से मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये हो जाएगा, इसको हम साइड में लिख लेते हैं यहाँ पर 70 I1, इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको कैंसिल आउट करने के लिए। सो 70 I1 माइनस 630 I2 इक्वल -56। इस इक्वेशन को लिखें अगर हम 70 I1 माइनस 10 I2 इक्वल 68। इसको कैंसिल माइनस कर दें इसको तो ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 620 माइनस 620 I2, ये हो जाएगा -124। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो I2 की वैल्यू आ जाएगी 124 डिवाइड बाई 620। इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 1/5। I2 आ गया आपका 0.2। अब I2 की वैल्यू किसी में भी हम रख देंगे तो आपका I1 की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें अगर हम I2 इसमें रख देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 70 I1 माइनस I2 की जगह 0.2 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी ये 2 इक्वल 68। तो ये 2 यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा और +2 का मतलब है ये 70 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और यहाँ पे I1 आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं मेश एनालिसिस के बेसिस पे अगर वोल्टेज सोर्स है। अब इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडिफिकेशन यहाँ पे ये हो सकता है कि यहाँ पर हम एक और मेश बढ़ा सकते हैं, तो ये मेश 3 हो जाएगी। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर हम नीचे हमने क्या किया, एक और मेश बढ़ा दिया नीचे एक साइड, यहाँ पर हमने मान लिया एक मेश बढ़ा दिया हमने, तो ये मेश 4 हो गई। तो इस तरीके से जैसे जैसे मेश बढ़ती जाती हैं आप मेश को आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके बाद करंट एज्यूम कर लेंगे, यहाँ I3 करंट, यहाँ पर I4 करंट। तो ये अब ये कॉमन ब्रांच बन गई है। अभी तक ये सेपरेट ब्रांच थी, अब ये कॉमन ब्रांच बन गई। तो जब हम मान लेते हैं मेश 4 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर -20, इसके लिए लिखेंगे -20 I4 माइनस I1, -30 I4 माइनस I2, माइनस वॉट एवर मान लेते हैं कि ये 5 है, -5 I4 माइनस I3। और ये सेपरेट ब्रांच है तो ये मान लेते हैं 2 है तो -2 I4 ये हो जाएगा। तो इक्वेशन लिखना बहुत इजी हो जाएगा, आप केवल मेश को देखते जाएंगे और इक्वेशन लिखते जाएंगे। I1 को डोमिनेटिंग मान करके इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो I2 को डोमिनेटिंग मान करके लिखेंगे। -50 I2 ये इसकी जो पोलरिटी है +8 है, इसकी पोलरिटी +8 है। देन ये हो जाएगा -30 I2 माइनस I4, यहाँ हो जाएगा माइनस रेजिस्टेंस है तो -10 I2 माइनस I1। तो इस टाइप से आप मेश को देख करके ही इक्वेशन लिखेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए दूसरा केस लेते हैं कि अगर सर्किट में करंट सोर्स कनेक्टेड है और वो अगर सेपरेट ब्रांच में कनेक्ट है तो कैसे सॉल्व करेंगे।